नमस्कार, मैं जैदी सर आप सभी का ज्ञान सागर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन करता हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम आगामी आने वाली परीक्षाओं को ध्यान में रख कर के विभिन्न वीडियोस के माध्यम से आपके समक्ष कई सारे विषयों को डिस्कस कर रहे हैं। इसी संदर्भ में आज का जो हमारा विषय है वो है संविधान में शिक्षा। हमारे संविधान में शिक्षा के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, शिक्षा के लिए क्या क्या व्यवस्थाएं बनाई गई हैं और कौन कौन से अनुच्छेद, अधिकार और कर्तव्य आदियों के बारे में चर्चा की गई है, इस पर बारे में हम आज आपसे डिस्कस करेंगे। तो आज का जो हमारा विषय है बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे भी पहले भी हम कई महत्वपूर्ण विषयों के साथ आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं, आज भी जो हम जिस विषय को लेके आए हैं इस पर विभिन्न परीक्षाओं में अनेक बार प्रश्न आते रहे हैं। कब कब किस प्रकार की परीक्षा में किस वर्ष कौन सा प्रश्न पूछा गया, आज हमारा जो वीडियो होगा वो इसी से संबंधित होगा। तो आप सभी जो भी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, जो हमारे साथ जुड़े रहते हैं ऑफलाइन में भी और हमारे साथ जुड़ने वाले नए विद्यार्थी जो ऑनलाइन हमसे यूट्यूब पर जुड़ेंगे, आप सबसे एक ही विनती, अनुरोध और रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सब इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि हम इस तरह के और महत्वपूर्ण वीडियोस आपके समक्ष लेकर के आते रहें। इसी के साथ हम आज के विषय की तरफ चलेंगे और उम्मीद रखेंगे कि आप इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे। तो चलते हैं आज के कंटेंट की तरफ। बहुत महत्वपूर्ण कंटेंट है आज का कि संविधान में शिक्षा के बारे में क्या क्या कहा गया है ना। तो जैसा कि आप इस पर देख पा रहे हैं स्क्रीन पर, राइट टू एजुकेशन की बात की जा रही है। ज़्यादातर हम लोग इसी के आसपास घूमते हैं कि राइट टू एजुकेशन यानी शिक्षा का अधिकार दिया गया, क्योंकि बात शिक्षा की तो बस शिक्षा के अधिकार की बात करते हैं। लेकिन हम आज देखेंगे कि भारत के संविधान में कौन कौन से जगह पर किस किस तरह की व्यवस्थाएं शिक्षा के संबंध में की गई हैं। तो इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए बात करेंगे। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो यहीं से स्टार्ट करते हैं। भारत में शिक्षा के संबंध में जो प्रावधान किया गया है वो शिक्षा के अधिकार के रूप में अगर हम बात करेंगे तो आप सब जानते हैं कि ये जो शिक्षा का अधिकार है, राइट टू एजुकेशन, ये 86वें संविधान संशोधन द्वारा 86वें संविधान संशोधन, शॉर्ट में लिख रहे हैं आप समझ जाएंगे, संशोधन 2002 वर्ष 2002 में लाया गया था, ठीक है। और अनुच्छेद आर्टिकल 21A जोड़ा गया, 21A जोड़ा गया है, ठीक है। तो इस तरह से 86वें संविधान संशोधन द्वारा वर्ष 2002 में उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? प्रधानमंत्री है ना, कौन थे? तो प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ना, अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल में ये राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार अधिनियम लाया गया, ठीक है। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार के रूप में इसमें शामिल किया गया। तो इस तरह से जो है ये वर्ष 2002 में लाया गया। लेकिन अगर हम बात करें, मैं एक संक्षिप्त परिचय जल्दी से दे दूं। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे शिक्षा के क्षेत्र में तो अनुच्छेद 45 भी है, ठीक है। अनुच्छेद 45 क्या है? निदेशक सिद्धांत है, नीति निर्देशक सिद्धांत है, ठीक है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 दिया गया है, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। यहाँ भी बच्चों को 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की बात का मौलिक अधिकार दिया गया है। ये क्या है? ये जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार बन गया, मौलिक अधिकार,
मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। और ये जो है अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत है। नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत अनुच्छेद 45 में इस बात को कहा गया। तो इस तरह से संविधान में शिक्षा के अंतर्गत ये बातें हैं। लेकिन हम चलेंगे आगे के जो दूसरे वीडियोस हैं, जो हमारे इसमें आगे के जो क्वेश्चंस हैं, हम उसकी तरफ चलेंगे और उनसे देखने की कोशिश करेंगे कि और क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। तो आगे की तरफ बढ़ेंगे और अगला हमारा प्रश्न होगा कि विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है। विधि के विषय के रूप में कानूनी रूप से शिक्षा किस सूची का विषय है। संघीय सूची का विषय है, राज्य सूची का विषय है, या समवर्ती सूची का विषय है, या अवशेष शक्तियाँ, रिमेनिंग पावर, है ना। तो इसमें हम जल्दी से बात करेंगे कि जो सूचियाँ होती हैं वो कितनी होती हैं। तो सूचियाँ जो हैं वो 3 हैं, ठीक है। सूचियाँ जो हैं वो कितनी हैं, 3 सूचियाँ हैं। जैसा कि दिया गया है संघीय सूची, कितनी, संघीय सूची, संघीय सूची। तो संघीय सूची के विषय कितने हैं, 99 हो गए हैं। पहले कितने थे, 97 थे, ठीक है। बढ़ गए, आगे बढ़ते हैं। इसमें बात करेंगे राज्य सूची, है ना। राज्य सूची, इसका विषय वैसे +1 हो गया है, यानी अगर देखेंगे तो 100 होगा, ठीक है। 100 हो चुके। तो 66 विषय थे, इसमें से 5 घट गए, तो कितने रह गए, 61 रह गए। 61 विषय हैं, 61। अब बात करेंगे समवर्ती सूची, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची में कितने विषय थे, 47 थे, +5 हो गए, तो कितने हो गए, 52 विषय हो गए, ठीक। अब बात करेंगे कि जो शिक्षा है ना, विधि के लिए शिक्षा किस सूची का विषय है। तो यहाँ पर संघ सूची में केंद्र सरकार से संबंधित विषय होते हैं। राज्य सूची में राज्यों को कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें 2 बातें होती हैं, कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार होता है, किसको, इनको और इनको, दोनों को जो है, इनको केंद्र में और इनको राज्य में कानून बनाने का और कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार होता है। इसमें इन दोनों को होता है, इसमें दोनों को है, किसको, केंद्र और राज्य दोनों को इसमें कर लगाने और कानून बनाने का अधिकार होता है। तो इस तरह से अब देखेंगे कि शिक्षा किस सूची का विषय है। तो शिक्षा जो है मुख्य रूप से अगर देखा जाएगा तो ऐसे विषय जो कॉमन होते हैं, जैसे स्वास्थ्य है, जैसे पर्यावरण है, जैसे जो है शिक्षा है, जैसे आपका जो है योजनाएं हैं, प्लानिंग है, ये सारे जो विषय होते हैं वो किससे विषय होते हैं, इसका विषय। तो समवर्ती सूची का विषय है, किसका विषय है, समवर्ती सूची का विषय है। शिक्षा जो है विधि के विषय के रूप में शिक्षा किस सूची में आती है, तो विधि के विषय के रूप में शिक्षा समवर्ती सूची के अंतर्गत आती है। संघ सूची, राज्य सूची आपको बता दिया। अवशेष शक्तियां क्या होती हैं, रिमेनिंग पावर्स क्या होती हैं। अवशेष शक्तियां वो होती हैं जो कि केंद्र सरकार को ही इसमें अधिकार दिया गया है। ऐसी शक्तियां जो न संघ सूची में जिसका वर्णन हो, न राज्य सूची में जिसका वर्णन हो, न समवर्ती सूची में वर्णन हो, तो ये किस में जाएंगी, ये अवशेष शक्तियां होती हैं, जैसे आतंकवाद, ठीक है। इस तरह से जो है ये रिमेनिंग पावर होती हैं। बढ़ेंगे आगे की तरफ। आज का विषय हमारा शिक्षा से संबंधित है, इसलिए हम पॉलिटी की बहुत सारी बातें नहीं करेंगे, केवल शिक्षा के संबंध में जो बातें आएंगी उसको हम सपोर्टेड रूप में लेंगे। संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गई, है ना। तो संविधान के किस संशोधन से शिक्षा एक मौलिक अधिकार बन गया, क्या 25वां संविधान संशोधन, या 86वां संविधान संशोधन, या 22वां संविधान संशोधन, या 52वां संविधान संशोधन। तो हम सीधी सी बात है यहाँ पर देखेंगे, ये यूपी टेट का 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी इससे पहले की स्लाइड में हमने अभी आपसे बात की थी, हम पीछे जाएंगे, ठीक है। हम यहाँ पर देखेंगे, इससे पहले हमने बताया था 86वें संविधान संशोधन, 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। तो 86वें संविधान संशोधन की बात कर रहे हैं, तो आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर बात करेंगे। तो इसका सीधा सीधा आंसर होगा 86वां संविधान संशोधन। 86वें संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का जो अधिकार है एक मौलिक अधिकार के रूप में इसको शामिल कर लिया गया है, ठीक। मौलिक अधिकार क्या होते हैं, मौलिक अधिकार
मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार कैसे अधिकार होते हैं? एक प्राकृतिक अधिकार होते हैं। कैसे अधिकार होते हैं? प्राकृतिक अधिकार होते हैं। मौलिक अधिकार कैसा अधिकार है? मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार है। प्राकृतिक अधिकार उन अधिकारों को कहते हैं जिनको मांगना नहीं पड़ता है, जो स्वतः प्राप्त हो जाते हैं, जो अपने आप मिल जाते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? प्राकृतिक अधिकार। तो मौलिक अधिकार एक कैसा अधिकार होता है? प्राकृतिक अधिकार। इसके लिए कोई रजिस्ट्रेशन नहीं कराना पड़ता, इसके लिए कोई हमें जो है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं जाना पड़ता कि हमें कोई रजिस्ट्रेशन आदि मांगना पड़े, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ता। इसलिए मौलिक अधिकार एक कैसा अधिकार होता है? मौलिक अधिकार एक प्राकृतिक अधिकार होता है। तो शिक्षा का अधिकार अब कैसा अधिकार बन गया? शिक्षा का अधिकार अब एक मौलिक अधिकार बन गया। चलिए अगले की तरफ, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ जाएंगे और अगला प्रश्न होगा हमारा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा का अधिकार शामिल किया गया है? ठीक है, तो अब यहाँ संविधान के किस अनुच्छेद में 6 से 14 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा को शामिल किया गया है? यहाँ ध्यान देंगे अधिकार की जब बात करेंगे, है ना, अधिकार शब्द आ रहा है यहाँ, बस इस पर ध्यान देंगे, अन्यथा इसमें आंसर दो आ रहे हैं, एक ये भी आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन ये नहीं, यहाँ ये नहीं, यही क्यों? क्योंकि ये एक नीति निर्देशक सिद्धांत है, ये नीति निर्देशक सिद्धांत है। और ये क्या है? ये एक अधिकार है, ये एक अधिकार है। तो इस तरह से ये एक अधिकार है, इसलिए जो है इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ये नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है? अधिकार की। ऐसे शिक्षा के संबंध में संविधान में अनुच्छेद 45 की भी बात की गई है। हम फिर से आपको पिछली स्लाइड पर ले जाएंगे और पिछली स्लाइड में अभी हमने यहाँ पर बात की अनुच्छेद 45। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत है। अनुच्छेद 45 नीति निर्देशक सिद्धांत है, जो कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था करता है। और यहाँ पर ये जो है 21A, यहाँ पर क्या बात कर रहे हैं हम? ये 21A की बात कर रहे हैं। तो ये हम किसकी बात कर रहे हैं? मौलिक अधिकार की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से दोनों में इसका ये अंतर रहेगा, ठीक है। चलेंगे अगले स्लाइड्स की तरफ और नेक्स्ट स्लाइड्स हमारी होगी कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश में किन आधारों पर किए जाने वाले पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है? धर्म, लिंग, जन्म स्थान, राष्ट्रीयता। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान देना है कि शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के किन आधार पर किए जाने वाले पक्षपात, यहाँ पर ध्यान देंगे, पक्षपात का संवैधानिक रूप से निषेध किया गया है। निषेध किया गया है यानी इस पर रोक लगाई गई है, इस पर रोक लगाई गई है, ठीक है। अब देखेंगे 2, 3 और 4, 1, 2 और 3, 1, 2 और 4, 1, 2, 3, 4, इनमें से कौन सा होगा? क्या धर्म पर लगाई गई है? हाँ, किसी भी शैक्षणिक संस्था में धर्म की बात नहीं की जाएगी, ठीक है। किसी भी शैक्षणिक संस्था में लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। धर्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा, ठीक है। एक बात हो गई। दूसरी बात, लिंग के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा और जन्म स्थान, जन्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। तो ये सारी बातें किसके अंतर्गत आती हैं? तो अनुच्छेद 15
अनुच्छेद 15 के अंतर्गत ये बातें आती हैं। अनुच्छेद 15 में जो है ये बात कही गई है ना, विधि के समक्ष समता अनुच्छेद 14 है ना, समानता के अधिकार के अंतर्गत ये सब बातें किसके अंतर्गत आती हैं? समानता के एक अधिकार, समानता के अधिकार के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, समानता के अधिकार के अंतर्गत आती है। तो उसमें अनुच्छेद 15 जो है वो ये कहता है कि धर्म के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाएगा, लिंग के आधार पर किसी से भेद नहीं किया जाएगा, जन्म के आधार पर भेद नहीं किया जाएगा। बचा क्या? राष्ट्रीयता। तो इसलिए आंसर कौन सा हो जाएगा? आंसर हो जाएगा इसमें से आपका दूसरा। 1 2 3 तो सही है, शेष गलत है। 1 2 3 सही है, शेष क्या है? गलत है। ठीक है, तो इस तरह से धर्म, लिंग और जन्म स्थान के आधार पर हम ये भेद नहीं कर सकते। अनुच्छेद 15 कह रहा है समानता के अधिकार के अंतर्गत। चलेंगे अगले स्लाइड्स की तरफ, और नेक्स्ट स्लाइड्स हमारी क्या कह रही है? इनमें से कौन सा अनुच्छेद ये कहता है कि धर्म और भाषा के आधार पर आधारित अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, चला सकते हैं। पहली बात अल्पसंख्यक, ठीक, अल्पसंख्यक जो बहुसंख्यक नहीं हैं, वह सभी भारत में अल्पसंख्यक हैं। अल्पसंख्यक हैं, वे सभी अल्पसंख्यक हैं। तो सबसे पहले अल्पसंख्यक कौन है? तो अल्पसंख्यक वे होते हैं जो भारत में बहुसंख्यक नहीं है। भारत में बहुसंख्यक कौन है? तो बहुसंख्यक हिंदू। ठीक, शेष जितने बचे वे कौन है? वे सब कौन है? अल्पसंख्यक। तो अल्पसंख्यक अपने अनुसार शिक्षण संस्थाओं की स्थापना कर सकते हैं, चला सकते हैं। अनुच्छेद 29(1), अनुच्छेद 29(2), अनुच्छेद 30(1), अनुच्छेद 30(2). तो यहाँ ध्यान रखने की बात है, ये हरियाणा टेट का एग्जाम का क्वेश्चन है। 2013 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, इसे ध्यान रखेंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे। तो इसके लिए आंसर हो जाएगा सीधे 30। अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक, अनुच्छेद 30 कहता है कि अल्पसंख्यक अपने शिक्षण संस्थान को स्थापना कर सकते हैं और चला सकते हैं। अनुच्छेद 30(1) कहता है कि अल्पसंख्यक अपने संस्थानों की स्थापना कर सकते हैं और उसको अपने अनुसार चला सकते हैं, उसका संचालन कर सकते हैं। यहाँ पर मैं एक बात क्लियर कर दूं कि जब हम संविधान के अंतर्गत धर्म की बात करते हैं तो यहाँ साफ साफ ये बात कही गई है संविधान में कि जो भी शिक्षण संस्थान अगर सरकार से अनुदान लेते हैं, सरकार से पैसा प्राप्त करते हैं, ग्रांट लेते हैं, वो अपने शिक्षण संस्थान में किसी भी तरह से धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, किसी भी तरह से धर्म की शिक्षा का आयोजन नहीं कर सकते। लेकिन संविधान में इलास्टिसिटी रखी गई है और इस आधार पर कहा गया है कि कुछ अर्थात वे जो बहुसंख्यक नहीं हैं, अर्थात अल्पसंख्यक हैं, मुस्लिम, सिख्स, बौद्ध, जैन इत्यादि जो अल्पसंख्यक हैं, ये अपने लिए अपनी शिक्षण संस्थान अपनी भाषा के अनुसार खोल भी सकते हैं, धर्म के अनुसार, और उसका संचालन प्रबंध आदि कर सकते हैं। इस आधार पर इनमें से कुछ संस्थान ऐसे हैं हमारे देश में जिनको ग्रांट भी मिलती है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न हमारा होगा, नेक्स्ट होगा इधर कि प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम का आरंभ करने का प्रमुख कारण क्या है या प्रमुख कारण है। प्राथमिक विद्यालयों में मिड डे मील, मध्याह्न भोजन योजना है ना, का कार्यक्रम आरंभ करने का प्रमुख कारण क्या है? समाज का विस्तार करना, रोजगार की वृद्धि करना, नामांकन संख्या को बढ़ाना, अध्यापकों का विकास करना। स्वाभाविक बात है कि बच्चों को भोजन देने से समाज का क्या विस्तार होगा, तो इस तो बात क्वेश्चन जमता नहीं इसका ऑप्शन, तो ये तो एक तरह से गलत हो जाएगा, है ना, ये क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। रोजगार वृद्धि करना, बच्चों को भोजन देने से इससे रोजगार में क्या वृद्धि होगी? ये एक अप्रत्यक्ष बात हुई कि जो मिड डे मील बनाते हैं, तो मिड डे मील तो अधिकांशतः विद्यालयों में बनता है, कहीं कहीं पर कुछ ऐसे हैं जो
किसी संस्थान को दे देते हैं, वो मिड डे मील विद्यालय में पहुंचाते, तो ये कोई एक रोजगार का बड़ा माध्यम नहीं बनता, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा गलत, है ना। और नामांकन संख्या का बढ़ाना, जब बच्चों को स्कूल में भोजन मिलेगा, मिड डे मील मिलेगा, क्योंकि हमारा देश गांव में बसता है और गांव में बसने के कारण क्या होता है कि भारत में जो है अधिकांश जनसंख्या इस आधार पर निर्धन है, उनका ऑक्यूपेशन व्यवसाय इतना ज़बरदस्त नहीं है, बच्चे भोजन के लिए के कारण हो सकता है कि विद्यालय ना आए, इसलिए ये ऑप्शन कुछ जमता है, इसलिए इसके लिए हम कहेंगे कि ये सही है, और अध्यापकों का विकास की मामला भी नहीं है। तो इस तरह से जो है बच्चों की नामांकन संख्या बढ़ाने के संबंध में इसकी बात हम कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है बच्चे स्कूल छोड़कर ना जाएं और उनकी संख्या बराबर बनी रहे, इसके लिए हम इसको सही मानते हैं। चलेंगे अगले की प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा कि राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी। राष्ट्रीय बाल श्रम उन्मूलन का मतलब होगा समाप्त करना, ठीक है, समाप्त करना। तो कब किया गया, 16 अगस्त 1996 को, 5 जून 1990 को, 22 जुलाई 2002 को, 26 सितंबर 1994 को। तो अब ये तो देखिए फैक्ट की बात है, मैंने आपसे बताया कि इस तरह के प्रश्नों को दो प्रकार से हल किया जाता है, एक अभिसारी और एक अपसारी, कन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट। तो यहाँ जब हम बात फैक्ट टू फैक्ट करते हैं, सिर्फ तथ्यों पर करते हैं, तो ये तथ्यों पर आधारित, तिथियों पर आधारित बात है, इसलिए इसमें सीधे आंसर पर जाएंगे और इसमें कुछ ज़्यादा डिस्कशन की आवश्यकता नहीं है। तो सीधे सीधे इसका आंसर होगा 26 सितंबर 1994 को भारत सरकार द्वारा बाल श्रम उन्मूलन कर दिया गया है, एक स्थापना की गई, इसके संबंध में कानून बना दिया गया है कि अब कोई भी व्यक्ति बच्चे को बाल श्रमिक नहीं बनाएगा। 14 वर्ष से नीचे, याद रखिएगा 14 वर्ष से नीचे, है ना, 14 वर्ष से नीचे के बच्चों को श्रमिक के रूप में, है ना, श्रमिक के रूप में एक तरह से कह सकते हैं कि प्रयोग, है ना, उनका इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, प्रयोग नहीं किया जाएगा, ठीक। तो ये एक ध्यान देने वाली बात है, इस तरह से जो है ये इसका संबंध में ये बात है। 14 वर्ष से 18 वर्ष, 14 से 18 वर्ष के जो बच्चे हैं उनके लिए कुछ जो मतलब खतरनाक नहीं है ना, तो उनमें जो है वे काम कर सकते हैं 6 से 18 वर्ष, और 18 वर्ष से अधिक के जो बच्चे हैं, है ना, वो वयस्क हो जाते हैं, वो वयस्क होते हैं, तो वे अपना श्रम यानी कि रोजगार से जुड़ सकते हैं, रोजगार से जुड़ सकते हैं, ठीक है। चलेंगे अगले की तरफ। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे, और नेक्स्ट स्लाइड होगी हमारी भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया। 2006 में, 2008 में, 2011 में और 1997 में। तो याद रखना है कि इसमें भी फैक्ट की बात है, लेकिन शारदा अधिनियम की जब हम बात करते हैं तो ये क्या है, तो एक व्यक्ति थे जिनका नाम था हरबिलास, ठीक है, हरबिलास शारदा, ठीक है। इन्होंने क्या किया था 1929 ईस्वी में क्या किया था, एक बाल विवाह पर क्या लाए थे, कानून बनवाया था, परंतु ठीक भारत सरकार ने उस समय कौन सी सरकार थी,
इस समय कौन सी थी? ब्रिटिश सरकार थी। इस समय कौन सी सरकार थी? ब्रिटिश सरकार थी। भारत सरकार ने वर्ष 2006 में शारदा अधिनियम पास किया। तो इसलिए आंसर हो जाएगा सीधे 2006। याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, हरविलास। ठीक है, हरविलास शारदा ने 1929 में सबसे पहले बाल विवाह पर जो है कानून बनाया था, और बाद में जो है इसको भारत सरकार ने वर्ष 2006 में इसका कानून बनाया है ना। प्राइमरी लेवल का राजस्थान का ये क्वेश्चन आ चुका है 2015 में। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट प्रश्न होगा हमारा, देखेंगे अगला प्रश्न क्या है। ठीक है, तो शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे? उसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है। तो शारदा एक्ट का संबंध निम्न में से किससे? अभी आपसे बात किया, इसमें ज्यादा जाने की आवश्यकता नहीं है। ये बाल विवाह से संबंधित है। चलेंगे, बालिकाओं का जो विवाह छोटी आयु में कर दिया जाता था उससे संबंधित है, तो बाल विवाह से संबंधित है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और नेक्स्ट होगा कि सर्व शिक्षा अभियान संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान किससे संबंधित है ना? तो प्रौढ़ शिक्षा से संबंधित है, प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है, बालिकाओं की शिक्षा से संबंधित है, माध्यमिक शिक्षा से संबंधित है। सर्व शिक्षा अभियान, इसका स्लोगन क्या है? इसका स्लोगन है सब पढ़ें, सब बढ़ें, सब पढ़ें और सब बढ़ें, ये इसका स्लोगन है। ठीक है, तो प्रौढ़ शिक्षा से है, ये बड़ों की शिक्षा होती है ना, 35 वर्ष से ऊपर की। प्राथमिक शिक्षा से है, बालिकाओं की शिक्षा से है, या माध्यमिक, तो इसका संबंध सीधे प्राथमिक शिक्षा से है। परंतु 1900 इसी को कर लेते हैं थोड़ा सा, 1993-94 में इसमें माध्यमिक शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। इसमें माध्यमिक शिक्षा को है ना भी जोड़ दिया गया। ठीक, परंतु 1993-94 में इसमें माध्यमिक शिक्षा को भी जोड़ दिया गया। लेकिन ये जो क्वेश्चन है उसका आंसर होगा आपका ये। चलेंगे अगले की तरफ, और अगला हमारा क्वेश्चन होगा, किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? किस क्षेत्र में सुधार के लिए ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था? प्राथमिक शिक्षा के लिए, माध्यमिक शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा के लिए, या शिक्षा के लिए? तो ये भी सीधे बात है, हम इसमें सीधे जाएंगे। ये प्राथमिक शिक्षा के लिए है। कब लाया गया था ये, है ना? ऑपरेशन, ठीक है, ऑपरेशन है ना, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड वर्ष 1988 है ना, 1988 में है ना लाया गया था। 1988 में लाया गया था ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। तो इसका सीधा संबंध किससे था? प्राथमिक शिक्षा से था। चलेंगे, इसको भी बाद में माध्यमिक में जोड़ दिया गया। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे, और अगला होगा शिक्षा का अधिकार अधिनियम। शिक्षा का अधिकार की भी हमने बात की थी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम है ना, RTE बोला जाता है ना, राइट टू एजुकेशन एक्ट किस वर्ष में प्रभावी हुआ? तो 2009 में, 2010 में, 2005 में, 2001 में। अब यहाँ पर ध्यान देंगे, यहाँ ध्यान देना 2009 में है ना, शिक्षा का अधिकार विधेयक शिक्षा का अधिकार विधेयक पास किया गया था, और
और पे ध्यान देंगे। और 1 अप्रैल है ना 2010, 1 अप्रैल 2010 ईस्वी में इसे लागू किया गया। तो अब शिक्षा का अधिकार अधिनियम किस वर्ष में प्रभावी हुआ? प्रभावी का मतलब होगा लागू हुआ, तो आंसर होगा आपका 2010। आंसर होगा आपका 2010। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न होगा हमारा कि बालकों को निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब संसद द्वारा पारित किया गया? तो अभी हमने इस पर बात की, पारित कब किया गया? तो पारित किया गया 2009 में। ठीक है, तो इसका आंसर सीधे 2009 होगा। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ और अगला प्रश्न होगा हमारा आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य के घंटे कितने हैं? टेट के एग्जाम का बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, राजस्थान टेट में ये आ चुका है, ध्यान रखना है। 40 दिन, 42 दिन, 45 दिन, 48 दिन, सीधे जाएंगे कि शिक्षकों को है ना प्रति सप्ताह, एक सप्ताह है ना, हर एक सप्ताह है ना, एक सप्ताह में है ना, एक सप्ताह में क्या है ये, कितने घंटे? यहाँ पर क्या लिखा है? ये सब घंटे, क्या लिखा है? घंटे है ना। तो यहाँ पर आएगा 45 घंटे काम करना होगा। ध्यान दे लें, भविष्य में आपको 45 घंटे काम करना होगा। जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप गवर्नमेंट टीचर बन जाएंगे, आपको 45 घंटे सप्ताह में काम करना है, ये दिमाग में बैठा लें। ठीक है, ये एक अधिनियम के अंतर्गत की बात है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? 1986 में, 1992 में, 2005 में, 2009 में। इसके लिए याद रखेंगे, इसको शॉर्ट में कहते हैं एनसीएफ कितनी बार आया? 1, 2, 3, 4। एनसीएफ आया 4 बार। सबसे पहले आया, गड़बड़ होता है भाई, सबसे पहले आया, कब आया? सबसे पहले आया 1975, तुम्हारी का 1975। थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो जाती है भाई, आप सब जानते हैं कि अभी थोड़ा ना टेक्निकल ये सब चीज़ें अभी आई हैं, है ना, नया शुरू हुए हैं। कोई भी व्यक्ति एकदम से एक्सपर्ट नहीं होता किसी भी चीज़ में, इसको समझने की बात है, या अंडरस्टूड है सारी चीज़ें। थोड़ा सा हमारे साथ में भी अभी टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है, कोई बात नहीं, आज धीरे हम लोग चीज़ों को समझ जाते हैं, सीख जाते हैं। सबसे पहले 1975 में, उसके बाद 1986 में, ठीक, और उसके बाद वैसे 86 ना होकर के 86 वाला था, लेकिन लाया गया था 1986 के बाद 88 में, है ना। और उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सही करेंगे इसको भी, ये 1988 है, ठीक है। 86 में तो नई शिक्षा नीति लाई गई थी, 86 में नई शिक्षा नीति लाई गई थी, इसलिए ये आया था 1988 में, 1988। फिर आया सन, इसमें ऑप्शन नहीं है, फिर आया सन 2000 का एनसीएफ, और अंत में आया एनसीएफ 2005, एनसीएफ 2005। तो आंसर होगा एनसीएफ 2005, ठीक है। एनसीईआरटी द्वारा राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा कब प्रस्तुत की गई? तो रिसेंटली वाला देखेंगे, अभी का देखेंगे तो अभी आया है, यानी चौथा, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चौथा जो आया है एनसीएफ 2005। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और अगला प्रश्न होगा हमारा, ठीक है, एनसीएफ 2005 आगे आपके सामने। एनसीएफ 2005 बल देता है, किस पे बल देता है? बच्चों के करके सीखने पर, रटने पर, समस्या हल करने पर, या ये सभी?
स्वाभाविक सी बात है कि रटने पर बिल्कुल मना किया गया है, तो रटने की बात नहीं करेंगे। समस्या के हल करने की बात की गई है, लेकिन अगर ये सभी हो जाते तो फिर ये गलत हो जाएगा। इसलिए करके सीखने पर लर्निंग बाय डूइंग, लर्निंग है ना, लर्निंग LEARNING, लर्निंग है ना, लर्निंग बाय डूइंग है ना, डूइंग, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखने पर बल देता है, करके सीखने पर बल देता है। ठीक है, तो जितनी भी खेल आधारित शिक्षण पद्धतियां हैं, खेल आधारित है ना शिक्षण, खेल आधारित शिक्षण विधियां हैं, है ना, विधियां या सिद्धांत हैं, विधियां हैं, वह सभी क्या करती हैं, लर्निंग बाय डूइंग, अर्थात करके सीखना के सिद्धांत पर आधारित है। ठीक है, चलेंगे अगले की तरफ, और अगला होगा हमारा नेक्स्ट पॉइंट होगा हमारा एनसीएफ 2005 के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है ना। यह भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में एक संवैधानिक संशोधन है। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज डॉक्यूमेंट है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां प्रस्तुत करता है। यह भारत में गुणात्मक शिक्षा के संबंध में यूनेस्को को भारत द्वारा हस्ताक्षरित दस्तावेज है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए भाई, अभी हम इस पर बात कर चुके हैं, अभी इससे संबंधित प्रश्न आ चुका है, तो हम किसके साथ जाएंगे, हम सीधे इसके साथ जाएंगे। यह एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया एक दस्तावेज है जो भारत की विद्यालय शिक्षा के संबंध में संस्तुतियां मतलब सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है, सिफारिश करता है, क्या करता है, सिफारिश करता है, रिकमेंडेशन करता है। ठीक, तो यही आंसर इसका सही होगा, कथन सही है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा एनसीएफ 2005 के अनुसार शिक्षक की भूमिका कैसी है ना। सत्यवादी होना चाहिए शिक्षक को, अधिनायकवादी डिटेक्टर होना चाहिए, ऐसा हो नहीं सकता, स्वाभाविक बात, इसको काट देंगे, है ना। अनुमति परक होना चाहिए कि हर बात में मुझसे इजाजत लीजिए तब आगे काम करिए, बच्चों से ऐसा कहना, ये भी क्या होगा, गलत हो जाएगा। सत्यवादी तो सबका होना चाहिए, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा सही। सुविधादाता, ठीक है, एनसीएफ 2005 के अनुसार पाठ्यचर्या की रूपरेखा जो तैयार की जाती है उसमें शिक्षक की भूमिका सुविधादाता के रूप में होती है। नेक्स्ट की तरफ चलेंगे, यानी सुविधाएं प्रदान करता है शिक्षक। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 दस्तावेज में भाषा के लिए निहित है। सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, सब एग्जाम में आए हुए हैं, अलग अलग कौन से वर्ष में पूछा गया है ना, सब की तरफ मैंने आपको ध्यान दिलाया है, वेरी इंपॉर्टेंट है, इनको ध्यान दीजिएगा और एनसीएफ को अच्छे से पढ़ के जाइएगा। एनसीएफ पर इन चीज़ों को समझ के, क्या एक भाषा ये हमारे देश में लागू नहीं है, दो भाषा पहले थी अब नहीं है, तीन भाषा है और बहुभाषा। अब इस पर बात करेंगे। तो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के दस्तावेज में भाषा के लिए क्या निहित है। हमारे देश में जो है वैसे साधारणतः क्या है, त्रिभाषा है ना, त्रिभाषा सूत्र लागू है, त्रिभाषा सूत्र, है ना, भाषा, त्रिभाषा सूत्र लागू है। ठीक है, त्रिभाषा सूत्र जिसके अंतर्गत क्या है, जिसमें कहा गया है कि कोई भी राज्य पहले एक है ना, जो हमारी जो राजकीय भाषा है देवनागरी लिपि हिंदी, इसे सबको अपनाना है, ये सब पढ़ते हैं, सभी विद्यालयों में पढ़ाया जाता है। इसके बाद क्षेत्रीय भाषा के रूप में अब जो एनईपी 2020 आई है, इसमें मातृभाषा पर, मदर टंग पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया है। तो ये इनमें से जिस राज्य में, तमिलनाडु में तो तमिल है ना, राजस्थान आपके कर्नाटका में है तो कन्नड़ है ना, तमिलनाडु में है, उसमें केरल में है तो मलयालम, आंध्र प्रदेश में है तो आपके तेलुगु, अगर पंजाब में है तो पंजाबी, असम में है तो असमिया। इस तरह से जिस राज्य के हैं क्षेत्र के आधार पर उस भाषा को अपना सकते हैं। इसके अलावा कोई एक भाषा आप अपने हिसाब से अपना सकते हैं। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में देवनागरी लिपि हिंदी, संस्कृत और उर्दू को त्रिभाषा सूत्र के रूप में अपनाया गया है। तो आपका मन कर रहा होगा कि फिर आंसर जल्दी से तीन भाषा पर लगा दें, लेकिन नहीं, यहाँ पर ध्यान देंगे बहुभाषा को भी अपनाया गया है। त्रिभाषा के साथ साथ है ना, त्रिभाषा के साथ
है ना, बहुभाषा मल्टी लैंग्वेज को यूज किया जा सकता है या अपनाया जा सकता है। तो बहुभाषा को भी NCF, है ना, NCF 2005 में, है ना, अपनाया गया है। चलेंगे अगले प्रश्न की तरफ, और वो प्रश्न आज का हमारा आखिरी होगा। राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त की है, क्या प्राप्त किए? व्यवहारवाद को प्राप्त किया, रचनावाद को प्राप्त किया है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को प्राप्त किया, या मानवतावाद को प्राप्त किया है? तो यहाँ पर अपनी राष्ट्रीय पाठचर्या फ्रेमवर्क 2005 ने अपनी समझ से प्राप्त किया है। बच्चों के संबंध में बात की जा रही है, बालक ने, है ना, 2005 में बालक ने, यहाँ पर छूटा है फ्रेमवर्क 2005 में बालक की बात करेंगे। बालक ने अपनी, है ना, समझ से प्राप्त की है, क्या? व्यवहारवाद नहीं, संज्ञानात्मक सिद्धांत तो करता ही है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट। मुख्य रूप से इसमें बात आएगी रचनावाद की। तो रचनावाद को यहाँ लिखा जा सकता है रचनावाद मैंने क्रिएटिविटी अर्थात तो सृजनात्मकता को उसने प्राप्त किया है। स्टूडेंट्स, ये कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस थे जो भारतीय संविधान और एनसीएफ से संबंधित थे। भारतीय संविधान में शिक्षा की क्या क्या व्यवस्था की गई है उससे संबंधित थे, और इसमें एक दो पॉइंट में जल्दी से यहीं पर कर देता हूं। आप आर्टिकल 343, है ना, अनुच्छेद 343 को भी समझेंगे, जो कि राजभाषा के बारे में बताता है। राजभाषा को, है ना, बताता है क्या बताता है कि 343 में भारत की राजभाषा देवनागरी लिपि हिंदी होगी। ठीक है, हिंदी होगी। ठीक है, इसके अतिरिक्त अनुच्छेद, है ना, अनुच्छेद 344 और 345 भी, है ना, इसी प्रकार शिक्षा या भाषा के संबंध में हैं। ठीक, और अगली बात करेंगे इसके बाद। एक और बात लास्ट हमारी होगी, और वो ये होगी कि 86वें, इसमें जाएगा नहीं, सॉरी, तो इस यहाँ आ गया है, थोड़ा सा इसमें देखते हैं। टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, मैं इसको समझ नहीं पा रहा, कोई बात नहीं, आप एक ओरल एक पॉइंट को समझ लेते हैं। ठीक है, कि कोई दिक्कत नहीं, हम ऐसी बात कर लेते हैं। ध्यान देंगे कि जो हमारे 86वां संविधान संशोधन था, जिसको हमने आपको अभी बताया था कि अनुच्छेद 21A मौलिक अधिकार के रूप में शिक्षा का अधिकार जोड़ा गया। इसी में बस एक बात और समझ करके हम अपने आज के वीडियो को ख़त्म करेंगे कि 86वें संविधान संशोधन 2002 में मौलिक कर्तव्य भी जोड़ा गया अटल बिहारी वाजपेयी सरकार के द्वारा, जिसमें कि हम 51(1) के पर पहुंचते हैं। तो 11वां मौलिक कर्तव्य हमारा, पहले 10 मौलिक कर्तव्य थे संविधान में, अब 11वां मौलिक कर्तव्य 6 से 14 वर्ष के लिए शिक्षा के प्रावधान को बताता है, जिसमें कि अभिभावक और संरक्षक जो है वो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की तरफ अग्रसर करें, उनको उससे संलग्न करें और किसी भी तरह से उनको किसी प्रकार के क्रियाकलाप और ऑक्यूपेशन से ना जोड़ें। तो स्टूडेंट्स, ये आज का जो है हमारा वीडियो था, जो भारत में शिक्षा के संविधान में भारत की शिक्षा की क्या व्यवस्थाएं की गई हैं उससे संबंधित था। आशा करते हैं कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, और पसंद आने से साथ साथ आपके लिए परीक्षा में बहुत उपयोगी साबित होगा। जो प्रश्न थे मैंने आपको बताया कि किस किस परीक्षाओं में पूछे गए हैं, उनको प्रश्नों को मैंने आपको व्याख्यात्मक रूप में भी ले गया। उम्मीद करते हैं वीडियो आपके महत्वपूर्ण होगा, आपके लिए काम आएगा, और इसी आशा और उम्मीद के साथ आपके इस वीडियो में हम आपसे विदा लेंगे, और उम्मीद करेंगे कि आप हमारे इस ज्ञान सागर के यूट्यूब चैनल्स को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।